हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों बहुत अच्छी क्लास आपकी ये वाली होने वाली है, जो कि अल्टरनेटिंग से संबंधित ये क्लास है, क्लास 12 जो कि फिजिक्स सब्जेक्ट का लेसन है। आपको दोस्तों यहाँ पे हम बताने वाले हैं प्रेरकत्व L तथा धारिता C जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तब इसका जो परिणामी विभवांतर होता है वो कितना होता है। दोस्तों इसके साथ साथ में जो रेजोनेंस आवृत्ति होती है, जिसको कहते हैं अनुनादी आवृत्ति, ठीक है, उसके विषय में हम आपका यहाँ पे क्लियरफाई करने वाले हैं कि उसका क्या योगदान है, क्या महत्व है, कितना होती है आवृत्ति, कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। क्लास आपकी बहुत आसान होने वाली है। दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आपको अच्छी तरह से पता है कि रेजोनेंस आवृत्ति का क्वेश्चन आता है। साथ साथ दोस्तों LC सर्किट, तीनों सर्किट में सबसे ज़्यादा जो खास सर्किट है दोस्तों वो LC सर्किट आपकी है अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, तो इस क्लास को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपके समझ में बहुत आसानी से आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बना देते हैं एक AC स्रोत, जो कि ये है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे सर्किट में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ लगा हुआ है। आपको पता है कि AC वोल्टेज का समीकरण क्या होता है, V = V0 sin ओमेगा T होता है। ठीक है, इसमें सर्किट में आप देखेंगे तो यहाँ पे L एक कुंडली लगाई गई है जिसका स्वप्रेरकत्व तो L है। दोस्तों यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया गया है C, जिसका कैपेसिटी C होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात हम यहाँ पे करते हैं खास। दोस्तों आपको पता है कि जब इन दोनों को यहाँ पे लगा दिया गया है तब दोस्तों इसमें थोड़ा से बदलाव निश्चित है, जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों इसमें जो परिणामी विभवांतर बहेगा वो बिल्कुल भी अलग बहेगा। कैसे बहेगा, क्या कितना होगा, उसको आप ध्यान से यहाँ पे समझिए। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कुंडली की। कुंडली में दोस्तों आपको पता होगा कि विभवांतर धारा दोनों एक साथ एक समान कला में कभी नहीं बहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे कॉइल में जो धारा बहती है वह वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होती है। ठीक है, कॉइल में जो धारा बहती है वह वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होती है। इतनी बात आप पकड़ के चलिए। सेकंड बात दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी जो कैपेसिटी यानी कि जो कैपेसिटर में धारा आपकी बहेगी, जो वोल्टेज बहेगा, उसमें भी डिफरेंस होता है कलांतर में। लेकिन क्या होता है, इसमें जो धारा बहती है वह 90 अंश अग्रगामी होती है। ठीक है, ये 90 अंश अग्रगामी होती है। किसकी अपेक्षा? वोल्टेज की अपेक्षा। दोनों बात को आप ध्यान से पकड़िएगा ताकि ये क्वेश्चन आपके समझ में अच्छे से आ जाए। आज के बाद कोई और भी क्लास आपको अटेंड करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसी थीम को लेकर के हम आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं जिसको कहा जाता है फेजर डायग्राम। तो उसके बाद आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया कि कुंडली में जो वोल्टेज बहेगा वह धारा से आगे आगे चलेगा। मतलब धारा यहाँ पे पश्चगामी है तो जाहिर सी बात है कि वोल्टेज आपका अग्रगामी है। अब ध्यान से बात को पकड़िए। कुंडली के लिए यहाँ पे बात करते हैं तो कुंडली के लिए अगर दोस्तों धारा यहाँ पे इसको मान लिया जाए, ठीक है, धारा को आप जानते हैं कि हमेशा x अक्ष के अनुदिश दिखाया जाता है, लेकिन वोल्टेज को y अक्ष के अनुदिश दिखाया जाता है। तो हम यहाँ पे धारा को इस अक्ष पे मान चुके हैं। अब दोस्तों चूंकि वोल्टेज जो होता है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, या हम कहें कि धारा जो होती है वह वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम वोल्टेज लिख लेते हैं। ये धारा हम लिख चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज हम कौन सा लिखेंगे? दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं कुंडली के विषय में। अभी हमने यहाँ कैपेसिटर के विषय में विशेष बात नहीं किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कुंडली के लिए हम यहाँ पे कुंडली के सिरों के बीच स्थापित वोल्टेज को VL से दिखाया जाता है, जबकि कैपेसिटर के सिरों के बीच स्थापित वोल्टेज को VC से दिखाया जाता है। तब दोस्तों जैसा हमने आपको बताया कि इसमें जो वोल्टेज होगा वो कला से 90 अंश आगे आगे चलेगा। तब दोस्तों ये हम मान लेते हैं धारा आपकी ये वाली हो गई, ये आपका वोल्टेज हो गया। तो इनके बीच में एंगल जो बनेगा, जो फेस डिफरेंस बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब ध्यान से
समझिए, क्योंकि हम यहाँ पे एलसी सर्किट के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने वोल्टेज को लिए लगा दिया। अब दोस्तों इसी में आपका कैपेसिटर भी उपलब्ध है। तो दोस्तों आपको अब क्या पता है कि इसमें कैपेसिटर में वोल्टेज जो होता है वो धारा से पश्चगामी होता है। मतलब कि कैपेसिटर में यानी कैपेसिटर वाले सर्किट में धारा जो होती है वो 90 अंश अग्रगामी होती है, जो वोल्टेज होता है वो 90 अंश पश्चगामी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज को हम यहाँ पे दिखाते हैं VC से। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका जो वोल्टेज है कुंडली में ये 90 अंश धारा से अग्रगामी है। जो इसमें वोल्टेज है VC मतलब कैपेसिटर में वो धारा से 90 अंश पश्चगामी है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखने के बाद एक चीज़ तो एहसास हो ही गया होगा कि वोल्टेज यानी कुंडली के बीच वोल्टेज तथा कैपेसिटर के बीच वोल्टेज, इन दोनों के बीच में 180 का कलांतर आ जाता है कि नहीं? यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, 180 का कलांतर, भाई 90 आपका ये वोल्टेज जो है इससे आगे है और 90 ये वोल्टेज जो है इससे पीछे है। तो टोटल इसमें इसके बीच में कला का डिफरेंस कितना आ गया? 180 आ गया। 90 + 90 180 आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो परिणामी वोल्टेज आपका बनेगा, ठीक है, जो परिणामी वोल्टेज बनेगा दोस्तों वो V यहाँ VL की डायरेक्शन में ही बनेगा। लेकिन कितना होगा इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ से दोस्तों परिणामी जो वोल्टेज इसमें बहेगा वो कहाँ बहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। VC मतलब V इक्वल ये दोस्तों VL माइनस BC बहेगा। कहाँ बहेगा? यहाँ देखिए धारा या वोल्टेज आपका यहाँ तक आएगा, कुछ इसमें आपका VL स्थापित होगा, इसमें आपका VC स्थापित होगा। तो यहाँ यानी कि इन दोनों के बीच में वोल्टेज आपका एक्चुअल में कितना स्थापित होगा उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। V इक्वल VL माइनस VC। ठीक है, यहाँ इस कलांतर से साफ साफ स्पष्ट है कि VL में से VC घटाने के बाद जितना बचेगा उतना वोल्टेज यहाँ पे स्थापित होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो परिणामी वोल्टेज आपका बनेगा जाके V इक्वल VL माइनस VC बनेगा। ठीक है, जो डिफिनीशन हमने आपको जो यहाँ पे बातें बताई है उसको आपको एग्जाम में थोड़ा से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो स्टार्टिंग में हमने बात किया हुआ था, जो चीज़ें लिखने वाली होती हैं उसको हमने स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ था। ठीक है, अब आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, मतलब कोई विशेष जिससे कि मान लेते हैं हम शब्दों में चीज़ों को लिखते हैं ना, तो शब्दों में लिखने वाला मैटर हमने आपको पहले बता दिया है। अब आपका यहाँ पे क्या है? कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है, उसको हम यहाँ से समझेंगे। ठीक है, तो परिणामी वोल्टेज इसके बीच में जो आएगा वो इतना आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, आपको जानकारी होगी कि कुंडली के सिरों के बीच आपका जो वोल्टेज होता है VL वो किसके इक्वल होता है? VL, ओम का नियम लगाते हैं दोस्तों तो ये IXL निकलता है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे जब हम कैपेसिटर मतलब संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टेज निकालते हैं तो VC इक्वल आता है I × XC। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है XL, यहाँ पे होता है XC। दोस्तों जैसे रेजिस्टेंस सर्किट आपका होता है उसमें कैपिटल R से दिखाया जाता है रेजिस्टेंस को, वैसे कुंडली में XL से दिखाया जाता है, कैपेसिटर में XC से दिखाया जाता है। किसको? रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो यहाँ से आपका अगर ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देते हैं उसके बाद आप ध्यान से समझिएगा, सबसे मोस्ट बात अब होने वाली है। ये हो गया दोस्तों VL के स्थान पे आपका आता है XL माइनस, ये आपका VC के स्थान पे लिखेंगे XC। सबसे मोस्ट बात आपको ध्यान अब रखना है, क्या चीज़? यहाँ जो V है दोस्तों, यहाँ जो परिणामी हमने यहाँ पे लिखा VL के स्थान पे हमने इसको लिखा, VC के स्थान पे इतना लिखा, तो हम V के स्थान पे क्या लिखेंगे? V के स्थान पे क्या हम I × R लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? इस बात को आप जान लीजिए, जब कोई भी अल्टरनेटिंग सर्किट होता है उसमें अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तब दोस्तों
उसमें मतलब कोई तार जैसे कि आप लोग जानते हैं जो प्रतिरोध लगा हुआ होता है जिसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, केवल ये लगा हुआ है दोस्तों, तो वहाँ उसका प्रतिरोध जो होता है R से दिखाया जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे कुंडली लगी होती है तब उसका मतलब जो प्रतिरोध होता है उसको L से दिखाया जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे धारिता होती है तब उसके प्रतिरोध को XC से दिखाया जाता है। तीनों का नाम भी दोस्तों अलग अलग होता है। क्या होता है इसमें आप जानते होंगे, इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रतिरोध कहा जाता है। लेकिन इसको क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। ध्यान से बात को पकड़िएगा। इसको जब रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है दोस्तों तो वहां पे प्रतिरोध कहते हैं। जब एक्सेल यानी कुंडली लगी होती है वहां जो बाधा उत्पन्न होती है उसको प्रेरक मतलब प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ होता है तब उसमें उत्पन्न होने वाली बाधा को धारितीय प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें। लेकिन कब, जब ये केवल अकेले लगे होते हैं सर्किट में, मतलब ये अकेला लगा है तब, जब ये अकेला लगा है मतलब कुंडली अकेली है तब, जब कैपेसिटर अकेला लगा हुआ है तब। लेकिन अगर मान लेते हैं कि दो दो लगे हुए हैं या तीनों एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया L लगा हुआ है, C लगा हुआ है, तो दो आपके कम से कम एक साथ तो हो ही गए। अब दोस्तों आपको बात यहाँ पे पकड़ना है, जब दो यहाँ पे कंपोनेंट एक साथ लगे होंगे तब यहाँ पे जो ये बाधा बनाएंगे, इनके बाधा को इनमें से कोई भी चीज नहीं कहा जाएगा, ठीक है। जब दो कंपोनेंट लगे हुए होंगे तब उसमें जो बाधा बनेगी ना तो उसको प्रतिरोध कहा जाएगा, ना तो उसको प्रेरण प्रतिघात कहा जाएगा, ना तो उसको धारितीय प्रतिघात कहा जाएगा। तो कहा क्या जाएगा उसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अब जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट लगे हुए होते हैं तब इसमें उत्पन्न होने वाली टोटल बाधा को कहा जाता है प्रतिबाधा, ठीक है, कहा जाता है प्रतिबाधा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पीडेंस, ठीक है, इसको कहते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। प्रतिबाधा होता है, बाधा नहीं प्रतिबाधा होता है, ठीक है। और इसको किससे दिखाया जाता है, इसको कैपिटल Z से दिखाया जाता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी यहाँ पे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसे कि LR सर्किट हो गया, उसके बाद CR सर्किट हो गया, इसको पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पे आपने इसको भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब इसको हमने बाधा के रूप में ओम के नियम से तोड़ दिया तब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि परिपथ की प्रतिबाधा Z हो तो क्या बनेगा, V के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल IZ लेके चलेंगे। तब यहाँ पे इसके स्थान पे लिखेंगे IZ इक्वल IXL माइनस IXC। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो I कॉमन है, इस I से हम इसको काट सकते हैं। काटेंगे तो ये Z इक्वल बनेगा कितना, XL बनेगा, ये बनेगा XC, ठीक है, ये बनेगा XL माइनस XC। इतनी प्रतिबाधा यहाँ पे बनती है दोस्तों। इसको हम इसके साथ और भी कुछ तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं यहाँ से कि XL इक्वल होता है XL इक्वल होता है ओमेगा L, ठीक है, जहाँ XC इक्वल होता है 1/ओमेगा C। दोस्तों मैंने इसको अच्छे से क्लियरफाई किया हुआ है पिछले क्लास में, जिसका वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं, जहां से कि मैंने बेसिकली इन लोगों के विषय में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इतना जाके इसमें टोटल बाधा बन जाती है। तो दोस्तों यहाँ से परिणामी विभवांतर, इसके
बीच में कितना स्थापित होता है उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। इसमें टोटल बाधा कितनी बनती है उसको भी हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ऐसी सर्किट में जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट लगे हुए होते हैं तो बनने वाली बाधा को बाधा नहीं कहा जाता है बल्कि प्रतिबाधा कहा जाता है, उसको कैपिटल जेड से दिखाया जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपके निश्चित ही समझ में आ गई होंगी। दोस्तों यहीं से जन्म होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। वो क्या होता है ध्यान से समझिएगा। दोस्तों एक चीज को आप यहां से पकड़िए, क्या चीज, यदि XL माइनस XC इज इक्वल शून्य हो जाए, ठीक है, XL माइनस XC इज इक्वल शून्य हो जाए तो क्या घटना घटेगी। मतलब ये हुआ कि टोटल यहाँ पे XL माइनस XC यानी कि इन दोनों का जो अंतर आता है उसका बाधा यानी कि बाधा का जो अंतर आता है वो टोटली शून्य हो जाए तो इसमें बहने वाली वैद्युत धारा का आयाम क्या होगा, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, I इज इक्वल आप लोग जानते होंगे कि V अपान Z होगा। ठीक है, V अपान Z होगा, या आप अगर इसको समझने में आपको दिक्कत है तो I इक्वल V अपान R आप जानते होंगे, ये ओम का नियम है। दोस्तों ये रजिस्टिव सर्किट के लिए आपका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे Z यहाँ पे जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट लगे हुए होंगे तब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों बातें एक ही हैं। जब दोस्तों यहाँ पे हमने आपको दिखाया Z इक्वल XL माइनस XC, ठीक है, इसका मान शून्य हो गया तो जाहिर सी बात है कि Z का मान शून्य हो गया। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं V अपान Z के स्थान पे जब हम शून्य लिखेंगे तो I इज इक्वल V अपान शून्य भाग देते हैं जब शून्य से दोस्तों किसी संख्या में तो आता क्या है, इन्फिनिट आता है। ठीक है, यानी कि अनंत आता है, जिसको कहा जाता है अनंत। तो दोस्तों इसमें जो धारा आपकी बहेगी उसका आयाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब इसका मान कम से कम हो जाएगा तब, या शून्य हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस तब। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसी को जब यहाँ पे इम्पिडेंस, इनका इम्पिडेंस का मतलब जब इनके मतलब प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात के डिफरेंस का मान जब शून्य हो जाता है तब ऐसी परिपथ को यानी कि ऐसी स्थिति को कहा जाता है अनुनाद की स्थिति। ठीक है, बात को पकड़िएगा, जब XL माइनस XC का मान शून्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है अनुनादी स्थिति, तथा ऐसे परिपथ को कहा जाता है अनुनादी परिपथ, जिसमें हमने आपको दिखाया कि इसमें धारा का जो मान होता है वो हाईएस्ट से हाईएस्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि अनुनादी परिपथ जब बनेगा तो उसकी आवृत्ति कितना होगी। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप कर देंगे तो समझ लीजिए क्लास आपकी ये डिस्टर्बेंस हो जाएगी, समझ ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ से पकड़िए, हमने क्या लिखा, यदि XL माइनस XC इज इक्वल शून्य है तो ये क्या कहलाएगा, अनुनाद की स्थिति कहलाएगी। ऐसी स्थिति में धारा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी सर्किट में। अब ध्यान से समझिएगा बात को, इतना अगर शून्य है तब यहाँ से हम देख सकते हैं XL, इसको हम उस साइड में ले जाएंगे तो ये बनेगा क्या, XC बन जाएगा। मतलब XL इज इक्वल बनेगा आपका XC। तो क्या होगा, देखिए अभी हमने क्या दिखाया था इसके पहले, XL इज इक्वल क्या होता है, XL इक्वल होता है ओमेगा L, जहां XC इज इक्वल होता है 1 अपान ओमेगा C। अब इसी चीज को आप पकड़िएगा, यहां XL के स्थान पे क्या लिखेंगे, ओमेगा L लिखेंगे। ठीक है, XC के स्थान पे क्या लिखेंगे, ओमेगा 1 अपान ओमेगा C लिखेंगे। ठीक है, जब इतना लिखेंगे आगे चल के क्या बनेगा, देखिए ओमेगा को हम इधर उठा ले आते हैं, एल को हम इस साइड में उठा ले जाते हैं। जब ओमेगा यहाँ पे आएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 अपान एल को ले आएंगे तो एल सी बन जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अल्टरनेटिंग सर्किट है तो उसमें फ्रीक्वेंसी तो होना जाहिर सी बात है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आवृत्ति तो इसमें होना निश्चित है चूंकि डीसी सर्किट नहीं है। तब आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल क्या होता है, ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ। जब हम यहाँ पे ओमेगा के स्थान पे 2 पाई एफ लिखेंगे तो यहाँ स्क्वायर भी किया जाएगा तो ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ का स्क्वायर। तो ये आपका 1 अपान एल सी हो गया। अब ध्यान से बात को पकड़िएगा,
जब इतना हो गया तो यहाँ से अगर हम एफ स्क्वायर को बचा लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, इन दोनों को हम नीचे भेजेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे तो एल सी बनेगा। ठीक है, यहाँ से जब हम f को बचाएंगे तो ये उस साइड में जाएगा तो वर्ग बना देगा, जहाँ से कि आपका निकल के आएगा 1/4 पाई स्क्वायर एल सी आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका वर्गमूल से निकालना चाहें इसको हम तो देखिए एक तो निकल ही जाएगा, 4 भी आपका 2 में निकल जाएगा, पाई स्क्वायर है जहाँ से कि केवल पाई आएगा, लेकिन एल सी आपका फंस जाएगा, एल सी नहीं निकल पाएगा। तब यहाँ से क्या होगा, ये बनेगा आपका जाके एल सी। अब देख सकते हैं क्या है, एफ इज इक्वल 1/2 पाई अंडर रूट एल सी है। ठीक है, इसे ही कहा जाता है अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, कहाँ से निकल के आया है उसको हमने आपको दिखाया है, लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको कि अनुनादी आवृत्ति होने की अवस्था में परिपथ में वैद्युत धारा का मान सबसे ज़्यादा होता है, मतलब उच्चतम धारा इसमें बहती है, कम नहीं बहती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके निश्चित ही समझ में आई होगी, सब कुछ आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही क्लासों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक।